हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति सर, ये मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो ये पीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज वाला में पांचवा क्वेश्चन आज डिस्कशन करने वाले हैं। मनुष्य में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्ण। इसके पहले हम देखे थे मनुष्य के श्वसन अंगों का सचित्र वर्ण। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो कल हम चर्चा किए थे मनुष्य के श्वसन अंगों के बारे में, जो यहाँ पे अभी फिगर है। ठीक है, आज इसको नहीं देखना है, आज देखना है इसको कि मनुष्य में श्वसन क्रिया कैसे होता है, श्वसन क्रिया का गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। मतलब हम लोग किस तरीका से ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुँचता है हर कोशिकाओं में, और कैसे वहाँ से CO2 बाहर आता, कैसे सांस लेते हैं और सांस बाहर निकलता, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ये वीडियो में बने रहें। अगर आपको इस वीडियो से समझ नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, पर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। गारंटी है कि इस वीडियो से बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और 5 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम देखे थे मनुष्य के श्वसन अंग। श्वसन अंग में सबसे पहले नासिका छिद्र होता था, और उसके बाद स्वर यंत्र होता था, ट्रैकिया था, उसके बाद ब्रोंकस, ब्रोंकियोलस, फिर वायु कोष्ठिका, वहाँ के बाद फिर वायु कोश होता। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो श्वसन है, सांस है, वो कैसे शरीर के अंदर पहुँचता है गैस, और कैसे शरीर से बाहर निकलता है। तो गैस जो हवा है, हवा होता है, ठीक है, वो सबसे पहले नासिका द्वार के द्वारा फेफड़ों के वायु कोष्ठिका में पहुँचता। वायु कोष्ठिका यहाँ ये जो पतली पतली वाहिनियाँ होता है उसको बोलते हैं वायु कोष्ठिका। तो हवा का जो होता है सबसे पहले नासिका के द्वारा कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है, फेफड़े के अंदर वायु कोष्ठिका में पहुँचता नहीं। वायु कोष्ठिका में क्या होता है, यहाँ पे रक्त के सिकाओं का बहुत घना जाल बिछा होता है। रक्त के सिकाओं का जाल बिछा होता है, मतलब कि रक्त के पतला पतला नस बहुत सारा होता है जिसमें रक्त प्रवाह होता है। वहाँ हो जाने के बाद क्या होता है, क्या हुआ, गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो भी है हवा, वो सारा हवा फेफड़े के वायु कोष्ठिका में पहुंचता है, जहाँ पे रक्त के सिकाओं का जाल बिछा होता है। उसके बाद क्या होता है कि अनऑक्सीकृत रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो पूरा शरीर में रहता नहीं। तो पूरा शरीर से अनऑक्सीकृत रक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो रक्त हृदय में पहुंचता, और हृदय पंप करके उसको फेफड़ा में पहुंचा देता नहीं। तो हृदय से फेफड़ा में पहुंचता। जो अनऑक्सीकृत रक्त फेफड़ा में पहुंचता उसको बोलते हैं सीरिया रक्त। इस रक्त में ऑक्सीजन की कमी रहता, क्योंकि अंदर से तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के आया हुआ, तो ऑक्सीजन की कमी रहता है सीरिया रक्त में। और बाहर से बहुत सारा ऑक्सीजन गया हुआ वायु कोष्ठिका के पास। तो जो रक्त के सिकाओं में है ऑक्सीजन पहुंचा है बाहर से, वो 21% होता। हम जानते हैं वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता, तो वायु के साथ 21% ऑक्सीजन यहाँ पे रक्त के सिकाओं में पहुंच जाता। लेकिन जो शरीर से खून आता है, रक्त आता है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से, हमारे हृदय के द्वारा फेफड़ा में जो रक्त आता है उसमें ऑक्सीजन की कमी रहता। अब हुआ ये कि सीरिया रक्त में ऑक्सीजन की कमी है और रक्त के सिकाओं में ऑक्सीजन 21% है ज़्यादा। तो रक्त के सिकाओं में ऑक्सीजन ज़्यादा होने के कारण और रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आंशिक दाब होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो हम जानते हैं कि विसरण क्रिया में वही होता, ज़्यादा से कम की ओर बहाव होता, उसी को तो बोलते हैं विसरण, कि ज़्यादा से कम की ओर, जिधर ज़्यादा गैस रहता उधर से कम की ओर चला जाता। तो रक्त के सिकाओं में ऑक्सीजन ज़्यादा है और सीरिया रक्त में ऑक्सीजन कम रहता, तो रक्त के सिकाओं से ऑक्सीजन सीरिया रक्त में चला जाता नहीं। आंशिक दाब के कारण विसरण द्वारा O2 वायु कोष्ठिका में सीरिया रक्त में, जहां RBC वायु कोष्ठिका से O2, जो वायु कोष्ठिका में O2 आया है वहां से कहां पहुंच जाता है, सीरिया रक्त में पहुंच जाता, जहां RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता नहीं। होता क्या है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता, हीमोग्लोबिन में एक हीम होता है जिसका रंग लाल होता, उसके कारण पूरा रक्त का रंग लाल होता। तो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त के RBC में ही रहता है मौजूद, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता। तो वो रक्त जो शरीर से आया है रक्त के सिकाओं के पास, ठीक है,
उसमें ऑक्सीजन की कमी रहता है, और जो बाहर से वायु गया है वायु कोष्टिका में उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहता है, जिससे विसरण क्रिया द्वारा वायु कोष्टिका से हमारे रक्त में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, और ऑक्सीजन रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के द्वारा हृदय में पहुंचता है, और फिर से हृदय से पूरे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है। जब विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है तो कोशिकाओं में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। अलग होने के बाद ये ऑक्सीजन का काम क्या है, तो भोजन के अणु से ऑक्सीकृत करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का सूत्र होता है 6,6H12O6, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही बनाता है पानी, CO2 प्लस ऊर्जा बनाता है जब ऑक्सीजन मिलता है। तो हम लोग बाहर से तो भोजन खाना खाकर ग्लूकोज तो शरीर में के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा हुआ रहता है पहले से, और उधर से ऑक्सीजन को लेकर आया है कौन, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेकर आया है, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के पास पहुंचते ही ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, जो ऑक्सीजन अलग हुआ वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलता है, और ग्लूकोज से मिलकर पानी, CO2 और ऊर्जा बना लेता है। अब जो ऊर्जा बना उसे तो हमें जरूरी रहता नहीं, पानी शरीर के विभिन्न भागों से पसीना के द्वारा या पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता। अब जो CO2 बचा उस CO2 का अब क्या होगा, तो जो CO2 बचता है वो CO2 फिर से जो हीमोग्लोबिन उपस्थित है उससे जुटता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब जो वहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना, वहाँ से कोशिकाओं से फिर रक्त के द्वारा हृदय में पहुँच जाता है, और हृदय फिर उसको फेफड़ा में पहुंचा देता है, और फेफड़ा में फिर वही क्रिया होता है कि वहाँ CO2 ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो ऑक्सीजन को लेता है, CO2 को निकाल देता है, और फिर CO2 नाक के द्वारा बाहर चले आता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन सबसे पहले फेफड़ा में जाता है। तो देखो, गैसों का सांस लेना प्रश्वास कहलाता और सांस छोड़ना उच्छ्वास कहलाता है, और दोनों का सम्मिलित रूप श्वासोच्छ्वास कहलाता। सांस लेना प्रश्वास, सांस छोड़ना उच्छ्वास, और दोनों का मिलन लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता। तो सबसे पहले O2 कहाँ जाता है, तो फेफड़ा में जाता। फेफड़ा से वो पूरा शरीर के कोशिकाओं में पहुंचता। रक्त का परिसंचरण इसी तरीका से होता है। सबसे पहले O2 फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से परिवहन करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता। कोशिकाओं में होता क्या है, ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन करके ऑक्सीकृत करके ऊर्जा बनाता है और CO2 बनाता है। ऊर्जा हम लोग उपयोग करते हैं और CO2 को फिर से बाहर निकाल देता है, और ये CO2 फिर चलाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा से ये CO2 बाहर निकल जाता। तो श्वसन क्रिया में ये वाला फिगर बनाएंगे और लिख देंगे। क्या लिखेंगे, तो सुनिए, बोलेंगे श्वसन क्रिया में गैस सबसे पहले नासिका छिद्र के द्वारा हमारे फेफड़ा में पहुंचता है, फेफड़ा के वायु कोष्टिका में पहुंचता। वायु कोष्टिका के पास रक्त केशिकाओं के बहुत सारा जाल बिछा होता, नहीं, रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता। अब पूरे शरीर से अनऑक्सीकृत रक्त रुधिर हमारे कहाँ पे पहुंचता, वहीं पे पहुंचता है रक्त केशिकाओं के जहाँ पे जाल बिछा वहाँ पे पहुंचता हृदय से। तो जब यहाँ पे पहुंचता है, जिसको उस रक्त को बोला जाता है सीरिया रक्त, जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहता नहीं, तो सीरिया रक्त में ऑक्सीजन की कमी रहता है, और हमारे फेफड़ा में जो ऑक्सीजन भरा हुआ उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा होने के कारण उस पर प्रेशर पड़ता है, और विसरण क्रिया द्वारा ज़्यादा से कम की ओर ऑक्सीजन चला जाता है, मतलब फेफड़ा से सीरिया रक्त में ऑक्सीजन चला जाता है, और सीरिया रक्त में जो CO2 रहता है वो फेफड़ा में चला आता है। उसके बाद वो सीरिया रक्त जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो वहाँ पे रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता और पुनः पूरे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है। जब शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलकर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो फिर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और वो फिर पुनः सारे भाग से शरीर के सारे कोशिकाओं से हमारे फेफड़ा में पहुंच जाता है। फिर यहाँ पे विसरण क्रिया द्वारा CO2 रक्त से फेफड़ा में चला जाता, और CO2 फेफड़ा से नासिका के द्वारा बाहर चला आता। तो इसी तरीका से हमारा CO2 बाहर निकलता और ऑक्सीजन अंदर चला जाता। अब हमको ये बताना है कि ये गैस को बाहर कैसे आता है और अंदर कैसे जाता है। तो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये डायफ्राम।
डायफ्राम क्या करता है, जब ऑक्सीजन, जब सांस अंदर जाना रहता है गैस को, तो डायफ्राम नीचे चला जाता, तो गैस चला आता। जब गैस इसमें आके भर जाता है CO2, तो जब CO2 को बाहर निकालना रहता है तो डायफ्राम नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर लगाता। जैसे डायफ्राम ऊपर की ओर प्रेशर लगाता है तो CO2 बाहर निकल जाता, ठीक है। और जब अंदर जाना रहता है ऑक्सीजन तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, जिससे ऑक्सीजन नीचे चला आता। फिर CO2 जब इसमें आता है तो डायफ्राम ऊपर की ओर होता है, जिससे CO2 बाहर निकल जाता। मतलब डायफ्राम अपना काम करते रहता, काची का ऊपर नीचे करके गैस को लाना और बाहर निकालना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ज़्यादा हाली हाली खाने के चक्कर में हमारे पेट में गैस चला जाता है, या पेट में गैस भरने के कारण यह डायफ्राम सही से काम करना बंद कर देता, इसका संतुलन बिगड़ जाता, कम बेसी होने लगता, जिसके कारण हमें हिचकी आने लगता हिचकने लगते हैं, नहीं क्योंकि डायफ्राम सही से काम नहीं कर रहा, कम बेसी कर दे रहा, तो हमें असंतुलन महसूस होता और बार बार हिचकी आता। तब हम क्या करते हैं कि ऊपर से पानी पी लेते हैं, नहीं, ताकि वैसा इसलिए होता है क्योंकि जब ठंडा पानी पीते हैं तो डायफ्राम को जब ठंडा महसूस होता है तो ठंडा के कारण डायफ्राम फिर सही से काम करना शुरू कर देता है, तो फिर सही से अपना काम शुरू हो जाता है। इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इस वीडियो को अच्छे से देखें और शेयर जरूर कर दें। बाय।